भारत के रक्षा उद्योग ने 1,27,000 करोड़ का उत्पादन करके एक नया मील का पत्थर छुआ है, जो लगभग $15 बिलियन है। यह भारत के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा से रक्षा आयातक रहे हैं। लड़ाकू विमान, मिसाइल, गोलियां, टैंक, आप जो भी नाम लें, भारत ने इसका आयात किया है। लेकिन नया लक्ष्य आयात से दूर होकर पहले आत्मनिर्भर बनना है और फिर दुनिया को निर्यात करना है। इस संदर्भ में यह मील का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में हासिल किया गया था। रक्षा मंत्री रजत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका जश्न मनाया। मीडिया ने इस सफलता का श्रेय मेक इन इंडिया कार्यक्रम को दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब 90 देशों को निर्यात करता है। हमने आपको फिलीपींस को बेची गई ब्राह्मोस मिसाइल या आर्मेनिया को बेची गई रॉकेट प्रणाली जैसे बड़े सौदों के बारे में बताया है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। भारत का रक्षा उद्योग बड़ा और जटिल है। इसलिए आज रात हम गहराई से जानेंगे कि बड़े खिलाड़ी कौन हैं, वे क्या बनाते हैं और कौन इसे खरीद रहा है। मोटे तौर पर 3 खिलाड़ी हैं। पहला सरकारी स्वामित्व वाले निर्माता है, 16 डीपीएसयू या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या माज़गान डॉकशिप बिल्डर्स के बारे में सुना होगा। ये डीपीएसयू है जो भारत के रक्षा उद्योग पर हावी है। वे लड़ाकू जेट और युद्धपोत जैसे बड़े खिलौने भी बनाते हैं। दूसरा समूह निजी क्षेत्र है। उन्हें 2001 में रक्षा सामान बनाने की अनुमति दी गई थी। आज भारत में हथियार बनाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। निजी खिलाड़ी उत्पादन का 20% बनाते हैं। कुछ 369 कंपनियां खेल में हैं, जिनमें टाटा, महिंद्रा और भट्ट फोर्ज जैसी कंपनियां शामिल हैं। आपके पास छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां भी हैं, लगभग 14,000 और 329 रक्षा स्टार्टअप, जो हमें अंतिम समूह संयुक्त उपक्रमों जैसे ब्राह्मोस तक ले जाते हैं, जो आधे रूसी हैं। और ये कंपनियां कहां उत्पादन करती हैं? खैर, सरकार ने भारत में 2 रक्षा गलियारे स्थापित किए हैं। एक तमिलनाडु में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में है। यूपी कॉरिडोर को $3 बिलियन का निवेश मिला है और तमिलनाडु में $1.4 बिलियन की कीमत है। ये कंपनियां ज्यादातर छोटे आइटम बनाती हैं, जैसे कि फायरआर्म्स या लेजर या प्रोटेक्टिव गियर या ड्रोन या हेलमेट। और कौन उन्हें खरीदता है? तो तैयार हो जाइए। आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। लगभग 50% अमेरिका को जाता है। इसमें से कुछ अमेरिकी विनिर्माण लाइन को खिलाता है। टाटा और बोइंग पर विचार करें। उनका हैदराबाद में एक संयुक्त उद्यम है। यह अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे कई बोइंग विमानों के लिए पथ बनाता है। जबकि यह अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि असली पैसा आपके लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर जहाजों और मिसाइलों जैसे बड़े खिलौनों में निहित है। अब तक केवल एक देश ने ब्रोल्स खरीदे हैं और किसी ने भी टेस्ट लड़ाकू जेट नहीं खरीदा है। कई देशों ने दोनों में रुचि व्यक्त की है, लेकिन अभी तक सौदे नहीं हुए हैं। निष्पक्ष रूप से कहें तो भारत सरकार इसके लिए पैरवी कर रही है। उन्होंने नए देशों में रक्षा आताशे नियुक्त किए हैं, खासकर वैश्विक दक्षिण में। ये देश किफायती लेकिन घातक हथियारों की तलाश कर रहे हैं। इसीलिए भारत को यहाँ एक अवसर दिखाई दे रहा है। लेकिन घरेलू मांग के बारे में क्या? भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा रक्षा व्यय करता है। हम $83 बिलियन खर्च करते हैं रक्षा के मामले में। उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय हथियार खरीदने में क्यों नहीं किया गया? हाल ही में कुछ रक्षा कंपनियां यही पूछ रही हैं। भारत ने अमेरिकी राइफलों के लिए लगभग 73,000 सिग पेट्रोल का ऑर्डर दिया है। अब भारतीय कंपनियां ऐसे फायरआर्म्स बनाती हैं, इसलिए उनमें से कुछ इस कदम पर सवाल उठाती हैं, जैसे कि बेंगलुरु की एसएसएस डिफेंस, जिससे आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर भारत भारतीय निर्मित हथियार नहीं खरीदेगा, तो कोई और क्यों खरीदेगा? ये सोचने वाली बात है। साथ ही आपको यह भी कहना चाहिए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये लैपटॉप या स्मार्टफोन बनाने जैसा नहीं है। हम हथियारों की बात कर रहे हैं, इसलिए स्वदेशीकरण सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकता है। हमको बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, रक्षा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहिए और संयुक्त उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल रूप से इस उद्योग के लिए एक मजबूत नींव रखी जानी चाहिए। अमेरिका और रूसी रक्षा परिसर रातों रात नहीं बनाए गए थे। उन्हें युद्धों और कठिनाइयों के दौरान
कड़ी मेहनत से बनाया गया था। इसलिए भारत के पास समय है, कुंजी इसे सही तरीके से करना है, जल्दी नहीं।